हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। आज हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे 14 अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देख लेते हैं पहले। 13 अप्रैल की इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देखते हैं। कल हमने डिस्कस किया था ना कि 13 अप्रैल को सियाचिन डे मनाया जाता है। इसके साथ साथ ना हमने कल के दिन जलियांवाला बाग की 103rd एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की है। ठीक है, 103rd ईयर हो चुका है जलियांवाला बाग जो मैसेकर था उसको कल। तो ये जो मैसेकर है इसको अमृतसर मैसेकर भी बोलते हैं और ये ना मतलब 1919 में हो चुका था। ठीक है, 103rd ईयर था इसका कल। ये वाला आप सभी जानते होंगे कि रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ जो यहाँ के इंडियन सिटीजन्स थे वो बिल्कुल साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट देन जनरल डायर के ऑर्डर्स पे उनके ऊपर गोलियां चला दी गई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत सारे इंजर्ड भी हुए थे। तो उनकी मेमोरी में जो जलियांवाला बाग मैसेकर डे होता है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। कल इसकी 103rd एनिवर्सरी भी थी। ओके, अब हम देख लेते हैं आज के डे की इंपॉर्टेंस। आज यानी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है जो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे होती है। ठीक है, तो ये मनाई जाती है। ये आपका सिंस 2015 एक नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, 2015 में इसको पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया था और इस साल इनकी 131st बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। इनको बाबा साहेब भी बोलते थे, बाबा साहेब राव भी बोलते थे और साथ के साथ ये जो हैं फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी थे। बहुत सारे लोग आपने पढ़ा भी होगा कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इनको। ये जो चीफ आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ये पहले हमारे लॉ और जस्टिस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनको भारत रत्न भी मिला है जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, वो भी मिला इनको, बट इनको मिला है वो 1990 में पॉस्टमसली मिला है, मतलब कि इनकी डेथ के बाद मिला है। 1956 में इनकी डेथ हो चुकी थी पर 1990 में इनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। अच्छा, इन्होंने ना 3 बुक्स भी लिखी हैं जो क्योंकि ये बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं उनकी कोई बुक्स वगैरह होती हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम्स में ना। तो 3 ही बुक्स हैं, हम एक बार नाम देख लेते हैं। आपको बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको, बट अगर पढ़ लोगे तो आपको याद आ जाएगा एग्ज़ाम में। अगर ये बुक का टाइटल दे दिया जाता है और पूछते हैं कि इसका राइटर कौन है तो आपको याद होगा। तो फर्स्ट बुक थी इनकी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये फर्स्ट थी। सेकेंड थी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी और थर्ड थी द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये इनकी 3 बुक्स थी जो इन्होंने लिखी थी। ठीक है, अब अंबेडकर जयंती की बात हो रही है ना। कर्नाटका गवर्नमेंट ने, हमने न्यूज़ में पढ़ा भी था, यहाँ पर डिस्कस भी किया था कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी जो अनटचेबिलिटी के ख़िलाफ़ एक स्कीम थी। उस स्कीम का आपने नाम बताना है मुझे कि कौन सी स्कीम थी वो जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने आज के दिन लॉन्च करनी थी। कि उन्होंने ये बोला था कि ये वाली स्कीम हम अंबेडकर जयंती पे लॉन्च करेंगे। वो एक अनटचेबिलिटी के लिए उसके खिलाफ एक स्कीम थी। ठीक है, तो आपने मेरे को उसका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में आज। ओके, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। हु वॉन द 23rd EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। 23वीं एडिशन है ये EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड की। तो ये किसको मिली है इंडिया में, ये आपसे पूछा गया है। ये मिली है फाल्गुनी नायर को, जो आपकी नायका की फाउंडर और CEO हैं। ठीक है, इनको मिली है ये वाला एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड। 2021 का है ये। ठीक है, ये मिला इनको और अब ये रिप्रेजेंट करने वाली हैं इंडिया को जो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर होता है ना, जो आपका जून 9, 2022 को मोनाको में होने जा रहा है। मोनाको कंट्री में होने जा रहा है ये जून 9, 2022 को। उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी फॉर दी वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर को। ठीक है, इस अवार्ड में अच्छा, इसमें इसी EY के ही अवार्ड्स में आपका जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसको मिला है? AM नायक को। AM नायक जो कि चेयरमैन हैं लार्सन एंड टूब्रो के, उनको ये अवार्ड मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इस अवार्ड की अगर बात करें हम तो ये लास्ट ईयर किसको मिला है? किरण मजूमदार शॉ को। हमने पहले बहुत बार पढ़ा इनके बारे में, काफ़ी फेमस हैं ये भी। विमेन एंटरप्रेन्योर्स में ये अभी तक सबसे टॉप पे रहती थी। तो लास्ट ईयर जो अवार्ड है वो इनको मिला है। ये बायोकॉन की चेयरमैन भी रह चुके हैं, चेयरमैन भी हैं, अभी भी हैं ये। और शी वॉज द फर्स्ट वुमन एंड द सेकेंड एंड थर्ड इंडियन टू विन द वर्ल्ड
एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। ये फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर थी ऐसी इंडिया से, और थर्ड इंडियन एंटरप्रेन्योर थी जिनको वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, विच कंट्री विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कौन सी कंट्री कॉमनवेल्थ की जो गेम्स होने वाली हैं 2026 की उसको होस्ट करने वाली हैं। तो ये करने वाली है आपकी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 2026 की करने वाली है, इस साल की नहीं पूछी है ये। अगर इस साल की पूछी होती तो इंग्लैंड हमारा आंसर होता है। 2022 में जो है वो इंग्लैंड होस्ट कर रहा है बर्मिंघम में, पर आपके 2026 वाली जो है वो भी अनाउंस हो गई हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में होंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी कॉमनवेल्थ होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ये होस्ट होने जा रही हैं 2026 वाली। ओके, और कहाँ पर होस्ट होगी ये, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पर, उधर ये आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाली हैं। और अभी से इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि विक्टोरिया स्टेट ने कि 16 स्पोर्ट्स इसमें हमने इंक्लूड की हैं, फ़िलहाल 16 की हैं, जिसमें से एक्वेटिक्स, साइकिलिंग और T20 क्रिकेट भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ना उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स होस्ट कर चुका है, ठीक है। अभी तक मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स अगर कहीं आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया में हुई हैं। 6th टाइम ये इसको 2026 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने जा रहा है, और 2nd टाइम ये विक्टोरिया में होस्ट होने जा रहा है, ठीक है। 2nd टाइम विक्टोरिया जो है इसकी होस्ट प्लेस बनने वाली है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स की थोड़ी सी अगर हम डिटेल्स देखें, प्रेसिडेंट कॉमनवेल्थ गेम्स के हैं डेम लुइस मार्टिन, और हेडक्वार्टर्स इसके यूके में हैं। ओके, और बर्मिंघम इस साल का होस्ट करने वाला है आपका 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स। कब होने वाला है ये, 28 जुलाई 2022 से लेके 8 अगस्त 2022 तक, ठीक है। और इस बार का जो मोटो रहने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स का वो होगा गेम्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, विच स्टेट गवर्नमेंट इंक्ड एन MOU विद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर डेवलपिंग रीन्यूएबल एनर्जी प्लांट एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। फॉलोइंग में से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने BPCL के साथ मिलके रीन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए एक MOU साइन किया है। तो ये किया है आपका आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, सॉरी उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है, आंध्र प्रदेश नहीं उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने BPCL के साथ मिलकर ये MOU साइन किया है, जिसमें रीन्यूएबल एनर्जी प्लांट और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को इस्टेब्लिश किया जाएगा। किस लिए इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि राउंड द क्लॉक पावर की कंजम्पशन मतलब हम अवेलेबल करवा सकें, ठीक है। राउंड द क्लॉक पावर को हम प्रोवाइड करवा सकें, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी। राउंड द क्लॉक मतलब कि 24/7 हम अपने आप ही इतनी पावर को जनरेट कर लें कि हमें किसी और पे रिलाई होने की ज़रूरत ना पड़े, किसी और स्टेट या कंट्री पे रिलाई होने की ज़रूरत ना पड़े। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन और एक्सपोर्ट को राउंड द क्लॉक प्रोवाइड करवाने के लिए ये जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये सेटअप होने जा रहा है उड़ीसा में। ऑल्सो BPCL प्लान्स टू स्पेंड 25,000 करोड़ टू बिल्ड दिस प्लांट, और 10 गीगावाट्स का ये प्लांट होगा, जिसमें अ मिक्स ऑफ सोलर एनर्जी, विंड, स्मॉल हाइड्रो और बायोमास एनर्जी बाय 2040 तक का इनका टारगेट है कि हम 10 गीगावाट्स तक की जो एनर्जी है वो डिफरेंट सोर्सेज, जो कि सोलर एनर्जी भी होगी, विंड एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो एनर्जी और बायोमास एनर्जी, इन सब में हम प्रोवाइड करवा देंगे बाय 2040। ओके, अब स्मॉल हाइड्रो, सोलर और विंड का तो आपको पता है कि कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं। जो आपका स्मॉल हाइड्रो होती है वो कि अगर जो आपकी हाइड्रो एनर्जी होती है जो वाटर के थ्रू बनती है, वो एक स्मॉल लेवल पे जहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते हैं ना उसको बोलते हैं, लाइक थोड़ी स्मॉल सी एरिया में ये वाली एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए जो जहाँ हम एनर्जी जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं स्मॉल हाइड्रो एनर्जी। बायोमास एनर्जी आपकी होती है जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनती है, जैसे प्लांट्स वगैरह के रिमेन्स जो होते हैं उससे बनती है, कि उससे हीट पहले प्रोड्यूस करेंगे और उस हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, उसको बायोमास एनर्जी बोलते हैं। तो इन सब एनर्जीज़ को कंप्राइज करके 2040 तक इनका टारगेट है कि 10 गीगावाट्स हम बना दें एनर्जी, ठीक है। तो ये भी इसका टारगेट है। और उड़ीसा जो है, अगर हम उड़ीसा की एक स्टार्टिंग पॉइंट देखें ना, उड़ीसा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्टील का ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर इंडिया उड़ीसा लार्जेस्ट स्टेट है ऐसी जो सबसे ज़्यादा एनर्जी सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करती है। 33% जितना स्टील मैन्युफैक्चर होता है इंडिया में वो उड़ीसा में ही होता है, ठीक है। आउट ऑफ दी 100% 33% उड़ीसा में ही प्रोड्यूस होता है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उड़ीसा स्टील का।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी इंट्रोड्यूस्ड हिम प्रहरी स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन एंड यंगस्टर्स। फॉलोइंग में से कौन सी स्टेट या फिर यूटी ने एक हिम प्रहरी नाम की स्कीम लॉन्च की है जो कि एक्स सर्विसमैन या फिर यंगस्टर्स के लिए बनाई गई है, लॉन्च की गई है। तो ये की है आपकी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। ओके, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, हिम प्रहरी को। इस स्कीम के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। ये एक्स सर्विसमैन और यंगस्टर्स के लिए लॉन्च की गई है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, ताकि जो माइग्रेशन है ना, मतलब उत्तराखंड का ना मैक्सिमम यूथ जो है वो अपनी नेबरिंग स्टेट्स में माइग्रेट कर जाता है, अपनी स्टेट को छोड़ के वो नेबरिंग स्टेट्स में माइग्रेट करता है। तो उसको स्टॉप करने के लिए, उस माइग्रेशन को स्टॉप करने के लिए ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है, हिम प्रहरी इसका नाम है। ओके, और ये मेनली फोकस करेगी ऑन द एरियाज़ वे माइग्रेशन अकर। सबसे ज़्यादा जहाँ पर माइग्रेशन होती है, जिन भी एरियाज़ से सबसे ज़्यादा लोग अपनी स्टेट को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, उधर ये मेन फोकस करने वाले हैं। और इसमें एक और फोकस रहेगा कि जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं ना, उनको बॉर्डरिंग एरियाज़ पे, जितने भी बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं स्टेट के, वहाँ पर उनको सेटल करवाया जा सके। ठीक है, ये इनका मेन मोटिव रहने वाला है। इसमें टोटल जो एक्सपेंडिचर होने वाला है वो है 5.45 करोड़ रुपीज़ का। 5.45 करोड़ रुपीज़ इस स्कीम पे टोटल लगने वाले हैं अभी तक जो एस्टिमेट किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, विच प्रोग्राम वॉज रिसेंटली लॉन्च इन एडिशनल 126 सिटीज़ अक्रॉस 14 स्टेट्स या यूटीज़। फॉलोइंग में से कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो अब एडिशनल 126 सिटीज़ में लॉन्च कर दिया गया है। ये 126 सिटीज़ 14 स्टेट्स या फिर यूटीज़ में है। अब एडिशनल लॉन्च किया गया है, मतलब कि इसको पहले भी लॉन्च किया गया था और अब ये और आगे इसको बढ़ा दिया गया है नई 126 सिटीज़ में भी। तो ये आपका प्रोग्राम है स्वनिधि से समृद्धि। ठीक है, स्वनिधि से समृद्धि इस प्रोग्राम का नाम है। इसको हमने और एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने 126 सिटीज़ में। इसकी थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं ना, मनोज जोशी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, मनोज जोशी ने इसको लॉन्च किया है स्कीम को। स्वनिधि से समृद्धि जो योजना है, इसको अब 126 और सिटीज़ में लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो योजना है स्वनिधि से समृद्धि, ये लॉन्च तो 2021 में हो गई थी। 2021 में ये 125 सिटीज़ में लॉन्च की गई थी, अब ये 126 सिटीज़ में और बढ़ा दी गई है। ठीक है, ये जो आपका पीएम स्वनिधि योजना है ना, अगर आपने पढ़ा होगा तो पीएम स्वनिधि योजना जो जून 2020 में लॉन्च हुई थी, हाँ 1 जून 2020 में ये लॉन्च हुई थी। तो उसकी एडिशनल एक पार्ट है, उसका ये एडिशनल प्रोग्राम है। पीएम स्वनिधि की अगर हम बात करें तो वो है प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि ये पहले अभी रिसेंट ही लॉन्च हुई थी, जून 2020 में लॉन्च हुई थी। और साथ में अब क्योंकि इसकी एक्सटेंशन वगैरह भी हुई है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इसका नाम है। ठीक है, ये जो स्कीम है ये लॉन्च हुई थी ताकि जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जितने भी लोग आपके गलियों में या सड़कों पे कुछ भी बेच रहे होते हैं, उनके लिए ये स्कीम है, ताकि उनको अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड किया जा सके। उनको लोन प्रोवाइड करवाने के लिए बेसिकली स्कीम को लॉन्च किया गया था सारे स्ट्रीट वेंडर्स को। और अभी तक इसमें 30 लाख रुपीज़ हमने लोन डिसबर्स कर दिया है। ठीक है, तो 30 लाख ऐसे नहीं देखना आपने कि ये 30 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट है, बट आप ये देखो कि स्ट्रीट वेंडर्स के हिसाब से वो बहुत बड़ा एक अमाउंट है। तो 30 लाख का मार्क इसमें गवर्नमेंट ने भी क्रॉस कर लिया है 2020 से लेके अभी तक में। ये जो योजना है ये स्टार्ट की गई थी स्वनिधि से समृद्धि वाली, टू प्रोवाइड दी सिक्योरिटी बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकें हम स्ट्रीट वेंडर्स को, उसके लिए इस योजना को हमने स्टार्ट किया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, इंडियाज़ फर्स्ट कम्युनिटी म्यूजियम दैट एम्स टू प्रिजर्व एंड टेक फॉरवर्ड द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द रीजन इज़ इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस। भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय जिसका उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और आगे ले जाना है, इसका उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है आपका लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में ये फर्स्ट कम्युनिटी म्यूजियम जो है वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं हम। कौन इनॉग्रेट कर रहा है इसको? ताशी ग्याल्सन इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, जो कि चेयरमैन हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के, जो कि लेह में आपका सिचुएटेड है। इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है म्यूज़ियम को। और कहाँ पर इनॉग्रेट होने जा रहा है ये? ग्या ससोमा विलेज में।
ग्यासोसोमा विलेज जो लेह लद्दाख में आपकी सिचुएटेड है, वहाँ पर ये जो आपका म्यूज़ियम है ये ओपन होने जा रहा है। तो ये जो म्यूज़ियम है ना, ये एक ट्रेडिशनली लद्दाखी हाउस में, ट्रेडिशनल लद्दाखी हाउस जो होता है उसमें ये म्यूज़ियम बनने जा रहा है, जहाँ पर इनका वेरियस जो आर्किटेक्चरल्स वो होगा ना, स्पेसेस भी होंगी और उसके फीचर्स भी होंगे। मतलब जो वहाँ का आर्किटेक्चर होता है वो बेसिकली ये और उस पर लाइट डालेंगे। और ये जो म्यूज़ियम है ये फीचर करने वाला है ट्रेडिशनल यूटिलिटी आइटम्स को भी, टेक्सटाइल्स को, ड्रेसेस को या एंटिकिटीज़ को, एंटीक्विटीज़ को ऑफ दी डे टू डे लाइफ ऑफ ग्यासोसोमा। मतलब इस जगह की जितनी भी पुरानी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें थी ना, जैसे चाहे फिर वो ड्रेसेस हों या टेक्सटाइल्स हों या फिर कुछ भी वहाँ का बर्तन सामान जो उस जगह को या उस जगह की इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा एनलाइटन करता हो ना, वो यहाँ पर इस म्यूज़ियम में ज़्यादा शोकेस किया जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड म्यूज़ियम ओपन होने जा रहा है और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वाली चीज़ आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, ये जो फर्स्ट कम्युनिटी आपका म्यूज़ियम होने जा रहा है ओपन, ये होने जा रहा है आपका लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में ये ओपन होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक सैंक्शनड एन अमाउंट ऑफ $76.25 मिलियन फॉर 3 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अब एशियाई विकास बैंक ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 3 विशिष्ट परियोजनाओं के लिए $76.25 मिलियन की राशि मंजूर की है। तो कौन सी स्टेट में या कौन सी जगह पर ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है ये लॉन्च होने जा रहा है या इसके बारे में इस पे काम होने जा रहा है? अगरतला में। ठीक है, अगरतला में ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हम इस्टेब्लिश करेंगे। तो इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। एडीबी ने सैंक्शन किए हैं $76.25 मिलियन, जो इंडियन करेंसी में 551 करोड़ रुपीज़ बनते हैं। तो इतना लोन मिला है हमारे को एडीबी से अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट के लिए? अगरतला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अगरतला आपकी त्रिपुरा की कैपिटल भी है। ठीक है, त्रिपुरा की कैपिटल है ये आपको याद रखना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी। अच्छा, इसके अलावा एडीबी के साथ हमने एक और भी साइन हुआ है, मतलब एक और लोन अग्रीमेंट भी साइन हुआ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी के बीच में हुआ है $2 मिलियन का एक प्रोजेक्ट के लिए, जो कि आपका प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन है। प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन होता है वो लोन जो हम किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ले रहे हैं। मतलब पूरा प्रोजेक्ट के लिए लोन नहीं ले रहे, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, अब उसको फिनिशिंग के लिए लोन चाहिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन उसको कहते हैं। वो लोन हमने लिया है एडीबी से $2 मिलियन का। कौन से प्रोजेक्ट के लिए लिया है हमने? नागालैंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, नागालैंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हमने ये लोन एडीबी से लिया है। 2 लोन्स लिए हैं। कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो हमारे को फाइनेंशियली कुछ भी हेल्प कर रही है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने की हेल्प करिए, कौन से प्रोजेक्ट के लिए करिए, किस स्टेट के लिए कर रही है, तो वो आपको याद रखना है। अब एडीबी 2 लोन्स दे रही है, एक अगरतला के लिए और एक नागालैंड के लिए। ठीक है, अब ये जो पीआरएफ लोन है आपका, ये कौन कौन सी चीज़ों को बेसिकली वहाँ पर फोकस करने वाला है, कहाँ अब ये ज़्यादा पैसा लगने वाला है? एक वाटर सप्लाई पे, नागालैंड में वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और अर्बन रोड्स को डेवलप करने में। ठीक है, इन पार्ट्स की डेवलपमेंट में यहाँ पर 16 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टाउन्स में नागालैंड में ये जो पैसा है ये लगने वाला है। ठीक है, एडीबी के प्रेसिडेंट हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किए हैं, आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। मासात्सुगु असाकावा वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। मनीला फिलीपींस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और मेंबर नेशंस हैं 68, जिसमें से इंडिया भी एक है। ओके, 68 टोटल मेंबर्स हैं एडीबी के। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका। ओके, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट गोइंग टू बी हेल्ड? पहला इंडिया का खेलो इंडिया वाला नेशनल रैंकिंग विमेन आर्चरी टूर्नामेंट, मतलब कि नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट जो है वो कहाँ पर आयोजित होने वाला है फॉलोइंग में से, ये हमसे पूछा है। तो वो होने वाला आपका जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में होने वाला है कंडक्ट। थोड़ी सी इसके डिटेल्स देखते हैं। द फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन टाटा आर्चरी अकेडमी। टाटा आर्चरी अकेडमी जो कि जमशेदपुर झारखंड में सिचुएटेड है, वहाँ पर ये जो टूर्नामेंट है ये होने वाला है। और द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड 75 लाख रुपीज़ टू ऑर्गेनाइज दिस टूर्नामेंट। ठीक है, 6 फेजेस में ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। इसके लिए 75 लाख रुपीज़ जो हैं वो आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने
अप्रूव कर दिए हैं। ओके, तो अब आपने मुझे ये भी बताना है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं वो कौन है। हमने इनके बारे में पढ़ा भी है, वो भी आपने मुझे बताना है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इसका कि द खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट जो है वो प्रोवाइड करवाने वाला है मोर कंपटीशन एंड एक्सपोजर एट डोमेस्टिक लेवल। अब देखो, जब नेशनल टूर्नामेंट होता है ना तो वो डोमेस्टिक लेवल पे और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ाएगा, जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें और कॉम्पिटिटिवनेस भी होगा और उनको एक्सपोजर भी मिलेगा, और नेशनल लेवल पे वो एक्सपोजर मिलने वाला है उनको। ठीक है, तो इसमें ये भी एक पॉइंट है, और साथ में विमेन एम्पावरमेंट भी हो रही है, क्योंकि ये विमेन का एक टूर्नामेंट है और इस लेवल का पहला ऐसा टूर्नामेंट होने जा रहा है जो आपका खेलो इंडिया में होने जा रहा है। तो विमेन एम्पावरमेंट भी होगी इसमें, और साथ में कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी उनके बीच में। और क्या फ़ायदा होने वाला है इसमें, आपकी मेंटल टफनेस भी बढ़ेगी, और कॉम्पिटिटिवनेस तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मेंटल टफनेस भी बढ़ेगी क्योंकि नेशनल लेवल का कोई टूर्नामेंट है तो उसमें जो लोग जीत रहे हैं उनकी भी मेंटल ग्रोथ हो रही है, उनकी भी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, और जो नहीं जीत रहे हैं उनके लिए भी मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो अगर आपने इंटरनेशनली कुछ भी प्रिपेयर करना है, आगे जाना भी है, तो आप उसके लिए भी रेडी हो जाते हो। तो ये भी इसका एक रोल रहेगा। ओके, अब हम पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट। द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस लॉन्च्ड एन इंडियन एल्यूमिनी पोर्टल which acts as a platform to connect with foreign students around the world who have studied in India. अब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने एक इंडियन एल्यूमिनाई पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं, वो हम उनसे ताकि कनेक्ट कर सकें वापस। ठीक है, उनसे थोड़ा हम कनेक्ट कर सकें, उसके लिए ये आपका इंडिया एल्यूमिनाई पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया गया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जितने भी स्टूडेंट्स फॉरेन से यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, उनसे हम वापस कनेक्ट कर सकेंगे इस पोर्टल के थ्रू। ओके, नेक्स्ट पॉइंटर है हमारे पास, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिवाइज्ड डाउन इट्स प्रोजेक्शन फॉर ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO जो है, उसने वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ को ना पहले जितना एस्टिमेट किया था 4.7%, उससे घटा के अब 3% कर दिया है। और इसका भी रीज़न क्या है, जितने भी अभी प्रिडिक्शंस आ रही हैं ग्रोथ की, उसमें अगर डाउनफॉल आ रहा है, उसमें कोई भी डिक्रीज़ आ रहा है, तो उसकी रीज़न आज की डेट में सिर्फ एक ही है, रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर ही इसका रीज़न है कि ग्लोबली जो भी ट्रेड होगा उसकी ग्रोथ अब और कम हो जाएगी। पहले 4.7% इन्होंने प्रिडिक्ट किया था, बट अब वो 3% हो जाएगी 2022 के लिए। ठीक है, ग्लोबल है मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रोथ जो थी ट्रेड में वो 3% होगी सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर है हमारे पास, जय शाह द BCCI सेक्रेटरी हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द ICC क्रिकेट कमेटी एज अ मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जय शाह जो कि BCCI के सेक्रेटरी में हैं, उनको ICC क्रिकेट कमेटी का मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है, और साथ के साथ जो महिला जयवर्धने हैं उनको रीअपॉइंट कर दिया गया है एज दी पास्ट प्लेयर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, ये याद रखना है आपको, ये दो बस नाम याद रखना है, उनकी पोस्ट याद रखनी है। अगला हमारे पास पॉइंट है, श्री अमित शाह यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कॉपरेशन लॉन्च द अमृत समागम समिट ऑफ द कंट्रीज टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर्स इन न्यू दिल्ली। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लॉन्च किसने किया है, अमृत समागम अमित शाह ने लॉन्च किया है, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है, और ये कंट्री के टूरिज्म पे बेस्ड है। बस आपको इसमें इतने इसके मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपने पॉइंटर्स। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया G. Kishan Reddy launched the Utsav portal, a digital initiative launched by Ministry of Tourism to showcase all events, festivals and live darshans across India in order to promote different regions of the country as popular tourist destinations worldwide. तो मिनिस्टर ऑफ मतलब टूरिज़म मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उत्सव पोर्टल, जिसमें इंडिया का कल्चर जो है ना उसको और एनहांस करके शो किया जाएगा। ठीक है, मतलब उसको थोड़ा और एनहांस किया जाएगा वर्ल्ड वाइड, ताकि हमारा अपना कल्चर जो है हम उसको और दिखा सकें एक इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसमें अभी क्या क्या हो रहा है, ये इवेंट्स और फेस्टिवल्स, इंडिया के जितने मेजर इवेंट्स रहेंगे या फेस्टिवल्स रहेंगे जो इंडिया का कल्चर डिफाइन करेंगे, वो इसमें दिखाए जाएंगे। और लाइव दर्शंस भी होंगे इसमें, हमने दर्शंस वाला एक पढ़ा भी था पहले, तो कि लाइव दर्शंस भी होंगे, जितने भी यहाँ के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स वगैरह हैं ना, बहुत फेमस टेम्पल्स हैं, उनके सारे दर्शन वगैरह भी
अलग अलग रीजन से, कंट्री के अलग अलग रीजन से ऐसे जितने भी टेम्पल्स वगैरह रहेंगे उनमें दर्शन वगैरह वो सब भी इसमें इस उत्सव पोर्टल पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म भी हैं, मिनिस्टर ऑफ कल्चर भी हैं और मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया भी हैं। इनके पास ये 3 जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो हैं। और ये जो थर्ड पोर्टफोलियो है इनका, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, ये DONER कहते हैं इसको, ठीक है। तो अगर मिनिस्टर ऑफ DONER कहेंगे आपको, ये पूछ लिया जाएगा आपसे, तो उसमें भी आपका आंसर जी किशन रेड्डी बनेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो UNFAO भी कहते हैं इसको, ठीक है। UNFAO ये भी UN की आपकी एक सब्सिडरी है। तो इन्होंने और आर्बर डे ने डिक्लेयर किया है मुंबई और हैदराबाद को एज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड इस बार मुंबई और हैदराबाद दोनों को मिला है। इनको जॉइंटली रिकॉग्नाइज़ किया गया है इस चीज़ के लिए, इस अवार्ड के लिए। ये जो 2 इंडियन सिटीज़ हैं इन्होंने इस अवार्ड को जीता है, किस लिए? क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट दिखाई है ऑफ टू ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन ट्रीज़ एंड ग्रीनरी इन बिल्डिंग हेल्दी रेजिलिएंट एंड हैप्पी सिटीज़। मतलब इन्होंने जो भी वहाँ के ट्रीज़ हैं उनको और नए ट्रीज़ उगाने में भी और जो ट्रीज़ हैं उनकी मेंटेनेंस में भी ऐसी कमिटमेंट शो की है, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। मुंबई इस लिस्ट में या इस अवार्ड को विन करने वाली ऐसे मतलब पहली बार इसने ये वाला जो अवार्ड है इसको विन किया है। बट हैदराबाद कॉन्जिक्यूटिवली दूसरे साल ये वाला अवार्ड जीता है। मतलब 2020 वाली जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड थी वो भी हैदराबाद थी, ठीक है। और इस बार मुंबई और हैदराबाद दोनों हैं। तो ये मुंबई का पहला अवार्ड है और हैदराबाद का दूसरा अवार्ड है ये। ओके, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपकी आज की न्यूज़ थी। अब इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आप सब कल मिलूंगी नेक्स्ट क्लास के साथ। और ब्राइट अकेडमी की तरफ से आप सभी को हैप्पी बैसाखी। थैंक यू।